फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। तो टेस्ट आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और 40 में से 40 सही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 65%, सी ऑप्शन है 70%, डी ऑप्शन है 75%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है थाईलैंड में, सी ऑप्शन है लाओस में, डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। और अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। तो दार्जिलिंग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आपको याद रखना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि जनेवा समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन है 1954 में,
बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ। तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मरुस्थलीय मृदा होती है ये एक प्रकार का बालू की तरह होता है और इस मरुस्थलीय मृदा पे कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ही बंजर होता है। और ऐसा मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है सुधारक, सी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी ऑप्शन है दार्शनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला, यानी यहाँ पे हो ची मिन्ह का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, यानी पथ प्रदर्शक यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है चक्रीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो आने वाले समय में कभी खत्म नहीं होगा। अगर एक बार खत्म हो जाता है तो उसे हम पुनः बना के फिर से उसे यूज कर लेंगे, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसे पुनः हम नहीं बना सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस, ये तीनों एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं, इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, तो इसे ही हम अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय किसे कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा उसे हम नवीकरणीय कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है वियतनाम को, डी ऑप्शन है भारत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है कुआं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, यानी सबसे अधिक जल किसमें रहता है। तो जो महासागर होता है इसमें सबसे अधिक जल रहता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। ए ऑप्शन है अमेरिका का,
बी ऑप्शन है फ्रांस का, सी ऑप्शन है चीन का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। तो इंडो चाइना जो था ये फ्रांस का उपनिवेशक था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है चील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो यंग इटली था और यंग यूरोप था, इसमें दो प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे गैरिबाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मेधा पाटेकर जी ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तो नर्मदा एक नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर कि मेटरनिक कौन था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो जो मेटरनिक था ये कौन था, ये ऑस्ट्रिया का यहाँ पे चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक में लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और इस भी प्रश्न को आपको याद रखना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है न्यूटन की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस जो है ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका आप टेस्ट दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, अगर गलत हो जाए तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो देश के बांधों को यहाँ पे देखिए भारत का मंदिर किसने कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो काली मिट्टी होती है ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है काली मिट्टी, और गुजरात में सबसे अधिक कपास भी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है जमींदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है।
तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतल होता है ये बनाया जाता है तो किससे किससे मिलाकर बनाया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है तांबा और जिंक से, बी ऑप्शन है जस्ता से, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा से, डी ऑप्शन है लोहा और क्रोमियम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतल होता है ये एक मिश्र धातु होता है और पीतल को किससे बनाया जाता है, तो पीतल को तांबा और जिंक से मिलाकर बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है क्षेत्र पर, सी ऑप्शन है चरित्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति होता है ये धर्म पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है कावेरी नदी पर, डी ऑप्शन है सतलज नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए, तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कली चूना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चूना पत्थर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है, तो चेका एक विशेष पुलिस दस्ता होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि जो होता है वो किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उजला ग्रह,
बी ऑप्शन है पीला ग्रह, सी ऑप्शन है नीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अपना पृथ्वी है इस पे 71% जल होता है और 29% भूमि होता है जिसपे हम रहते हैं, यानी इस पे जल बहुत ही अधिक होता है। तो जल बहुत अधिक होने के कारण जो पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है, तो झारखंड में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप 40 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ 40 में से। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे 30 प्लस सही हुआ है तो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और बिल्कुल परीक्षा तक आपको ऐसे ही तैयारी करने की जरूरत है, आपका काफी अच्छा नंबर आएगा। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे 25 के नीचे यहाँ पे आया है तो उन लोगों को अभी बहुत ही ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कीजिए। और जिनका 30 प्लस आया है तो बिल्कुल आप लोग वैसी तैयारी जारी रखिए, आपका काफी अच्छा नंबर आएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन रबी फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक रबी फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है टमाटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें उसका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।